all. Hope you all are doing very good. So today, students, we are going to start our 10th chapter of class 5th, which is about the violent earth. Okay, so see students. Nature is certainly gentle and beautiful, but force of nature can sometimes be so violent that it can cause a lot of destruction and damage. So nature क्या है, वैसे तो ज़्यादातर आपके लिए बहुत जेंटल, शांत और एक बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है, लेकिन कभी कभी जो नेचर के फोर्सेस हैं वो इतने ज़्यादा वॉयलेंट हो जाते हैं कि इनसे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन एंड डैमेज हो जाता है. ठीक है, तो अब उसी के रिगार्डिंग हम सबसे पहले नेचुरल डिजास्टर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे. सो नेचुरल डिजास्टर्स क्या है? द इवेंट्स कॉज्ड बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर दैट ऑफन एडवर्सली अफेक्ट द ह्यूमन लाइफ एंड एनवायरनमेंट. ओके, ऐसे इवेंट्स जो किसकी वजह से, नेचर के फोर्सेस की वजह से कॉज होते हैं एंड ये ह्यूमन लाइफ एंड एनवायरनमेंट को बहुत एडवर्सली इफेक्ट करते हैं. एक नेचुरल डिजास्टर एक बहुत बड़ा भयानक एडवर्स इवेंट होता है जो कि अर्थ के नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से कॉज होता है. एग्जाम्पल, अर्थक्वेक, वोल्केनोज, सुनामी, साइक्लोन्स, फ्लड, ड्रॉट, फॉरेस्ट फायर, ये सभी आपके नेचुरल डिजास्टर्स के एग्जाम्पल हैं. एक नेचुरल डिजास्टर क्या लॉस ऑफ लाइफ, यानी कि इसमें क्या बहुत लोगों की जान जा सकती है, प्रॉपर्टी को काफ़ी डैमेज होता है. ओके, एंड इट इनवेरिएबली बहुत सारे लोगों को ये डिफरेंट तरीके से क्या करता है, इफेक्ट करता है. सो आज हम कुछ कॉमन नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड द नंबर वन फर्स्ट ऑफ ऑल विच वी हैव टू डिस्कस इज अर्थक्वेक्स. सो अर्थक्वेक क्या है? द सडन मूवमेंट और डिस्टर्बेंस इन द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस में जब अचानक से सडनली मूवमेंट होने लगता है, डिस्टर्बेंस होने लगता है, उसको अर्थक्वेक कहा जाता है. एंड इट इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट्स और वाइब्रेशंस विद इन द अर्थ. किसकी वजह से? अर्थ के अंदर जब मूवमेंट्स या वाइब्रेशंस होते हैं उसकी वजह से अर्थक्वेक मेनली कॉज होता है. अर्थक्वेक माइल्ड यानी कि काफ़ी हल्के या मासिव यानी कि काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं एंड इससे क्या एक बड़े स्केल पर डिस्ट्रक्शन हो सकता है. ओके, As discussed in earlier classes, the outermost layer of the earth known as the crust is made up of rocks. These rocks are in the form of large plates which keep on moving continuously and slowly past each other. Sometimes these plates move apart, bump, or we can say overlap into each other or slide under each other with a lot of force. The crust then breaks and releases energy in the form of vibration, and these vibrations are felt as an earthquake or tremors by us. Sometimes the first big earthquake is followed by subsequent tremors or milder earthquake which are known as aftershock. They're usually felt within the next 2 to 3 days. They occur when the displaced rocks move back to their original places or realign themselves. Okay, so student, what they're saying कि हमने पहले भी बहुत सारी क्लासेस में डिस्कस किया है कि जो हमारे अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, जो कि किससे, रॉक से मिलकर बना है. अब ये जो रॉक्स है वो बड़ी बड़ी प्लेट्स की फॉर्म में होते हैं. ओके, जो हमारा अर्थ का क्रस्ट जिन रॉक से मिलकर बना है वो बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स के फॉर्म में होता है एंड ये जो प्लेट्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती है. राइट, चलो, एंड कभी कभी क्या होता है जब ये कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं तो एक दूसरे के ओवर पास होते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं. ओवरलैप जब ये करते हैं तो कहीं पे ये एक जगह जाके कोलाइड कर जाते हैं एंड कोलाइड कर रहे हैं, बाकी सारी प्लेट्स मूव करनी है. सो बाकी सारी प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है एंड जब वो दो प्लेट्स आपस में कोलाइड करती है वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती चली जाती है एंड सडनली एक फोर्स होता है जिसकी वजह से ये जो दो प्लेट्स अटक गई थी, स्टक हो गई थी एक दूसरे के अगेंस्ट, वो बहुत ही झटके के साथ क्या करती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करके एक दूसरे से असाइड जाती हैं. एंड जो वो झटका है, जो वो शॉक हमें फील होता है सडन, दैट इज ओनली व्हाट इज नोन एज अर्थक्वेक. ओके, चलो, सो समटाइम दीज प्लेट्स मूव अपार्ट. कभी कभी ये प्लेट्स क्या होती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती हैं, एक दूसरे से स्लाइड करती हैं बहुत ज़्यादा फोर्स की वजह से. एंड तब ये जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट ब्रेक होता है एंड वो जो फोर्स वहाँ पे स्टोर हो चुका था उसको एनर्जी की फॉर्म में रिलीज करता है, वाइब्रेशन की फॉर्म में उस एनर्जी को रिलीज करता है एंड यही वाइब्रेशंस हमको अर्थक्वेक की फॉर्म में सील होती हैं. कभी कभी क्या होता है, जब बहुत बड़ा जब अर्थक्वेक आना होता है उससे पहले क्या कुछ छोटे छोटे ट्रेमर्स, ये छोटे अर्थक्वेक्स आते हैं जिनको हम आफ्टर शॉक्स कहते हैं एंड ये हमको अगले 2 से 3 दिन तक पहले सील होते हैं. ओके, कब होते हैं? जब जो डिस्प्लेस्ड रॉक्स हैं वो अपने ओरिजिनल प्लेस पे वापस चले जाते हैं, तब हमें ये आफ्टर शॉक से ट्रेमर्स फील होते हैं.
व्हेन द ग्राउंड शेक, अभी जो ग्राउंड लेवल जब शेक करता है, हाउसेस, बिल्डिंग, ब्रिजेस, ये सभी भी शेक करने लगते हैं। एंड जो डैमेज होता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी को अर्थक्वेक के थ्रू, वो डिपेंड करता है कि वो अर्थक्वेक कहाँ आया था, उसका प्लेस ऑफ अकरेंस क्या था, एंड कितनी स्ट्रेंथ इंटेंसिटी थी अर्थक्वेक की, ठीक है। एंड देन इट कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अर्थक्वेक्स आर मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल। अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है हम उसको रिचर स्केल पे मेजर कर सकते हैं, जिसको स्केल को चार्ल्स रिचर ने 1935 में इन्वेंट किया था। रिचर स्केल का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से स्टार्ट होता है एंड इट गोज ऑन अपवर्ड्स। अर्थक्वेक जिनका मैग्नीट्यूड 1 और 2 तक का आएगा रिचर स्केल पे, उनको हार्डली फील किया जाता है, उनसे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। फिर जिन अर्थक्वेक्स का मैग्नीट्यूड रिचर स्केल पे 3 to 4 तक का है, आप उन्हें फील कर पाते हैं। एंड जिन अर्थक्वेक्स का मैग्नीट्यूड 5 और 6 होता है, वो काफ़ी मेजर अर्थक्वेक्स होते हैं, जिससे काफ़ी मेजर डैमेजेस होते हैं टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अर्थक्वेक जनरेट वेव्स दैट ट्रैवल ऑल ओवर द अर्थ। अर्थक्वेक्स जब आते हैं तो वो कुछ वेव्स जनरेट करते हैं जो ऑल ओवर द अर्थ मूव करती हैं। एंड अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ को हम एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, सीस्मोग्राफ। ओके, एंड द पीपल, वो लोग जो अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं, दे आर नोन एज सीस्मोलॉजिस्ट। They try to predict earthquakes so that the people likely to be affected have time to move to safer places. Seismologists का काम क्या है कि ये पहले ही कोशिश करते हैं कि हम earthquakes को predict कर ले, so that इसके regarding लोगों को alertness दी जाए, and जो लोग जहाँ पर earthquake आने के chances हैं वहाँ से लोग safer places में पहले ही move कर जाएं। चलो, next is what? The seismograph consists of a frame, a spring, a stone, a drum, paper and a pen. ये सभी चीज़ें seismograph के अंदर होते हैं। जैसे ही earth trembles, the spring moves the pen over the paper wrapped on the drum, and this reading or pattern often on the paper is called seismogram. So अर्थ जैसे ही स्प्रिंग को ट्रैम्बल करता है, इसकी वजह से जो पेपर के ऊपर पेन है वो मूव करने लगता है, विच इज रैप अराउंड द ड्रम। एंड इस रीडिंग को, इस पैटर्न को जो हमें पेपर पे मिलती है, उसको हम सीस्मोग्राम कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वॉल्केनो। वॉल्केनो भी एक तरीके का नेचुरल डिजास्टर है एंड उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो वॉल्केनो क्या है? जब अर्थ क्रस्ट में कोई क्रैक या ओपनिंग आती है एंड उस ओपनिंग से बहुत सारी हॉट गैसेस, मोल्टन रॉक्स बाहर निकल कर आते हैं अर्थ में। ओके, उसको वॉल्केनो कहा जाता है। Molten rocks or minerals known as magma expelled during such an eruption accumulate in the form of a cone-shaped mountain around the opening. जितना भी ये molten rocks, minerals कहाँ से बाहर आते हैं वोल्केनो की ओपनिंग से, वो सभी को हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। मैग्मा इरप्शन के थ्रू बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो क्या हो जाता है? एक कोन शेप, जैसे कोन की शेप होती है, उस शेप के माउंटेन में एक्यूमुलेट, इकट्ठा होने लग जाता है उस ओपनिंग के चारों तरफ। ठीक है, चलो। Now, the word volcano comes from the name Vulcan. ये जो volcano word है, ये कहाँ से? Vulcan word से मिला है, जिसको the Roman god of fire कहा जाता है। Volcanoes क्या है? अर्थ क्रस्ट में जो क्रैक्स आ जाते हैं, जिससे मोल्टन रॉक बाहर आते हैं, जिसे आप मैग्मा कहते हो, हाँ, हमारे अर्थ के अंदर प्रेजेंट होता है। कुछ बाकी मटीरियल्स के साथ क्या होता है, ये अर्थ क्रस्ट से ये सभी चीज़ें बाहर आती हैं, जैसे कि डस्ट, ऐश, ये सब चीज़ें भी बाहर इरप्ट आउट होती हैं। फिर दीज बर्स्ट आउट ऑफ द क्रस्ट व वर्टिकल टनल, ये सभी चीज़ें क्या वर्टिकल टनल के थ्रू बाहर बर्स्ट आउट होकर निकलती हैं, और उस वर्टिकल टनल को वेंट कहा जाता है। एंड ये जो हॉट मोल्टन रॉक है, इसको लावा कहते हैं। लावा बाहर निकल के पूरी लैंड में स्प्रेड हो जाता है कभी कभी, और पूरे एंटायर रीजन को चारों तरफ क्या कवर कर लेता है। फिर when lava is below the earth surface it is called magma. जब ये लावा अर्थ सरफेस के अंदर था, इसको आप मैग्मा कहते हो। जब ये बाहर आ जाता है तो ये लावा कहने लगते हैं। Some volcano erupt under the ocean also. कुछ वोल्केनो ओशन के अंदर भी आते हैं। And when the lava cools down, जब ये लावा कूल डाउन यानी कि ठंडा हो जाता है, सो जो एरिया उसके अराउंड बन जाता है वो एक न्यू आइलैंड की तरह दिखता है। एंड इरप्शन के नेचर के बेसिस पे वॉल्केनोज को आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हो, दैट इज एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ओके, सो एक्टिव वॉल्केनोज वो वॉल्केनोज हैं जो कि रीसेंट टाइम्स में ही क्या हुए हैं, यानी कि कुछ 100 ईयर्स पहले ही इरप्ट हुए हैं, एंड आगे भी अगेन एंड अगेन इरप्ट होने के चांसेस हैं उनके, कभी भी उनको एक्टिव वॉल्केनो कहा जाता है। बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं जो हमारे पैसिफिक एरिया में है।
कुछ फेमस एक्टिव वॉल्केनोज के एग्जाम्पल्स गिवन है माउंट वेसुवियस, माउंट एटना, माउंट एरेबस एंड माउंट फूजी। बैरन आइलैंड आपका ओनली एक्टिव वॉल्केनो है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में प्रेजेंट है। नेक्स्ट वी कम टू व्हाट द अदर टाइप ऑफ वॉल्केनो विच इज डॉर्मेंट वॉल्केनो। डॉर्मेंट वॉल्केनोज क्या है? वो वॉल्केनोज जो कि कुछ रीसेंट ईयर्स में अभी इरप्ट नहीं हुए हैं लेकिन फ्यूचर में इरप्ट हो सकते हैं, उनको हम डॉर्मेंट वॉल्केनोज कहते हैं। एंड द वॉल्केनोज जो कब अब आपके उनमें से इरप्शन होना स्टॉप हो चुका है, वो आगे कभी इरप्ट होंगे भी नहीं, उन वॉल्केनोज को एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज कहा जाता है, यानी कि ये आगे अब इरप्ट नहीं होंगे। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू द डिजास्टर नेम एज टाइडल वेव्स। अब टाइडल वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइडल या आप इन्हें स्टॉर्म वेव्स भी कह सकते हो, ओके, एंड इनको हम सुनामीज भी कहते हैं। सुनामी क्या है? अ सीरीज ऑफ ह्यूज वेव्स कॉज्ड बाय एन अंडर वाटर डिस्टर्बेंस सच एज एन अर्थक्वेक और अ वोल्केनिक इरप्शन। सुनामी का मतलब है बड़ी बड़ी वेव्स जो आती हैं, सीरीज ऑफ ह्यूज वेव्स, जो किसकी वजह से? पानी के अंदर कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है, जैसे कि पानी के अंदर अर्थक्वेक आ गया या वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, इसकी वजह से जो वेव्स, ह्यूज टाइड वेव्स आपकी जनरेट होने लगती है, उसी को सुनामी कहा जाता है। सो जो स्ट्रॉन्ग वेव्स फ्रॉम द सी कम रोलिंग टुवर्ड्स द शोर। सी जो होता है वहाँ से स्ट्रॉन्ग वेव्स क्या है, रोल करते करते क्या किनारे पे, शोर पे आने लगती हैं, एंड ये सी शोर के अराउंड जितने भी एरिया है सबको डिस्टर्ब कर देती है विद इन फ्यू सेकेंड्स। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट द वेव्स फॉर्म ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस इनसाइड वाटर ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम द एरिया ऑफ डिस्टर्बेंस। अब किसी भी डिस्टर्बेंस, वाटर के अंदर किसी भी डिस्टर्बेंस की वजह से जो वेव्स बनती है वो चारों तरफ वाटर में क्या करती है, ट्रैवल करती है फ्रॉम द एरिया ऑफ डिस्टर्बेंस। ओके, एंड ये किसकी तरह है? बिल्कुल रिपल्स की तरह है, जो कि कब बनते हैं? ऑन ड्रॉपिंग एन ऑब्जेक्ट इन वाटर। जैसे आप एक ऑब्जेक्ट को क्या वाटर के अंदर ड्रॉप करते हो तो जो रिबल्स बनते हैं ना, ऐसे बनते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं। सेम कुछ इसी तरीके से सुनामी वेव्स भी होती है। As a wave, big waves approach the shallow water along the coast, they rise to a great height and crash over the shore. जैसे ही बड़ी बड़ी वेव्स आपके shallow water के अराउंड जाती हैं, है ना, ये बहुत एक ऊंची हाइट तक जाती हैं, पूरे शोर को क्रैश कर देती हैं। 100 फीट हाइट तक भी ये क्या हो सकती है? हाई हो सकती है। सुनामीज की एक इनक्रेडिबल एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ द ग्रेट वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम ऑफ वाटर ये अपने साथ कैरी करते हैं, इसीलिए एक इनकी जो एनर्जी है काफ़ी इनक्रेडिबल होती है। अब वो टाइडल वेव्स जिनको हमने काफ़ी 15 मीटर्स हाइट तक भी आज तक हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, कुछ ऐसी टाइडल वेव्स भी रही हैं जो 15 मीटर्स हाइट तक भी रही हैं, है ना। एंड इफ देयर इज ऑलरेडी अ हाई टाइड द स्टॉर्म वेव्स हिट द लैंड। अगर बहुत हाई टाइड ऑलरेडी होंगी तो स्टॉर्म वेव्स आपके लैंड एरिया को हिट करती हैं एंड ये सीवियर डैमेज कॉज करती हैं। सुनामी वेव्स काफ़ी क्विकली ट्रैवल करती हैं, यानी कि 800 किलोमीटर या 500 माइल्स आर ये ट्रैवल कर सकती हैं, और इनकी हाइट 30 मीटर से 100 फीट तक की भी हो सकती है, जिसकी वजह से लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों का ही डैमेज होता है उस पर्टिकुलर एरिया में। चलो नेक्स्ट इज व्हाट ऑन 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 में एक डिजास्टर सुनामी आई थी। क्या? एक पावरफुल अर्थक्वेक के बाद। वो पावरफुल अर्थक्वेक की जो रीडिंग थी, मैग्नीट्यूड था रिचर स्केल पे, वो 9.0 का था। सो आप एक आइडिया ले सकते हो कितना सीवियर अर्थक्वेक वो था, ठीक है। और ये अर्थक्वेक हमारा इंडियन ओशन में आया था, जो कि जस्ट इंडोनेशिया कोस्ट के ऑफ है। उसके बाद क्या काफ़ी डिजास्टर सुनामी आई थी, जिसने क्या It triggered a massive tsunami that resulted in widespread death and destruction across South Asia. तो पहले अर्थक्वेक आया और उस अर्थक्वेक की वजह से अंडर वाटर आया था इंडियन ओशन में, तो उससे एक बहुत बड़ा सुनामी उसकी वजह से ट्रिगर हुई, और उस सुनामी ने क्या करा, पूरे उस वाइड स्प्रेड एरिया को डिस्ट्रक्ट करते, जिससे अच्छे खासी लाइफ एंड प्रॉपर्टी का अक्रॉस साउथ एशिया में क्या हुआ, डैमेज हुआ। ओके, कितनी? अराउंड 1,50,000 डेथ हुई अक्रॉस 11 कंट्रीज़ के अंदर, जिसमें आपका इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड, ये सबसे हार्डेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा यही एरिया थे जो हिट हुए थे। एंड ओवर 5 मिलियन पीपल होमलेस हो गए, यानी कि उनके घर सब बह गए इस सुनामी में। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू ड्रॉट। Due to lack of rain, the ground has no moisture for a long period of time. It is said to be affected by drought. However, it is not only the lack of rainfall that causes drought. Hot, dry winds with very high temperature and evaporation of moisture from the ground can result in condition of drought.
Soil erosion increases because the crops die and land becomes barren. So due to lack of rain, यानी कि जब बारिश की कमी होने लगती है, so जो ग्राउंड एरिया है उसमें काफ़ी लंबे पीरियड से मॉइस्चर खत्म हो जाता है एंड इसी कंडीशन को ड्रॉट कंडीशन कहा जाता है. सिर्फ लैक ऑफ रेन की वजह से नहीं, आपका हॉट ड्राई विंड्स, जब बहुत गर्म सूखी हवाएं चलने लगती हैं, हाई टेम्परेचर हो जाता है, लैंड सरफेस में से मॉइस्चर सारा इवेपोरेट हो जाता है, ये सभी भी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि ड्रॉट को जनरेट करती है. सॉइल इरोजन इंक्रीज होने लगता है बिकॉज क्रॉप्स सारे आपके ड्राई हो जाते हैं एंड लैंड कैसी होने लगती है, बैरन होने लगती है. समवॉट लाइक दिस, यू कैन सी दिस इज द कंडीशन ऑफ ड्रॉट. ओके, चलो. ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज, सो पीपल हैव टू वेट फॉर हेल्प to come in the form of food, water, medicine from neighboring places or international agencies. अब वो एरिया जो ड्रॉट से अफेक्टेड होते हैं, वहाँ के लोगों को हेल्प के लिए वेट करना पड़ता है कि कुछ दूसरे एरिया से फूड, वाटर, मेडिसिन हमको मिलेगी नेबरिंग प्लेसेस से या इंटरनेशनल एजेंसीज से, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाता है. ओके, इंडिया ने 3 मेजर ड्रॉट्स को 20th सेंचुरी में फेस किया है. पहला 1904 टू 1905 में, दूसरा 1965 टू 1966 में एंड तीसरा 1986 टू 1987 में. 1987 वाला जो ड्रॉट था उसको ड्रॉट ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है बिकॉज इसका जो इम्पैक्ट था, मेजर इम्पैक्ट हमारी कंट्री के 1/3 पार्ट पर आया था. ओके, सो these were some major natural disasters which we have discussed about and their negative, or we can say very adverse effects which we have faced, or we have discussed about that. That's all for the chapter today. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon, and then take care and thanks to everyone.